हेलो बच्चों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुपेश चौधरी और मैं आप सभी का यकीन 2.0 में बॉटनी की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप फर्स्ट क्लास को लगाने के लिए आए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप यही जोश, यही डेडिकेशन पूरा साल मेंटेन करेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपसे 10 मिनट कुछ बातें करना चाहूंगा। और ये बातें मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियो में भी की थी कि वो क्या गलती रही होंगी जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हम उन गलतियों को किस तरीके से सुधार सकते हैं। और सर, हमें किन चीजों का ख्याल रखना है कि इस साल हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकें। ये सारी चीजें मैं अपनी लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करने चाहूंगा। बच्चों, इस बैच में काफी तरह के स्टूडेंट्स होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 550, 500, 70, 590, 580 आ रहे हैं, उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका हो सकता है 5-6 क्वेश्चन सही होते तो वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते। उन्होंने हार्ड वर्क किया, उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, है ना, जो 12th में बोर्ड पर ज्यादा फोकस थे, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अभी आप बोर्ड पर फोकस करिए और बोर्ड कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल का ड्रॉप ले लीजिएगा, तब आप तैयारी करिएगा। मैं बेसिकली पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्हें तैयारी करते हुए 1 साल हो गया और 2 साल हो गया, बट वो कभी भी अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं थे। तो बच्चों, आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको 2 साल का ड्रॉप लगा या 3 साल का या 4 साल का। ठीक, आप 4 साल बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो फिर आप 4 साल लेट बाकी लोगों के कंपेयर में रिटायरमेंट लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, पूरा का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, पूरे के पूरे साल बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, डेली पढ़ाई करिएगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिएगा, कभी भी कोई टेस्ट स्किप मत करिएगा, कभी कोई क्लास स्किप मत करिएगा। आपके टीचर्स आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं उन पर विश्वास रखिएगा और उनकी बातों को पूरे साल फॉलो करिएगा। ठीक, अगर आप अपने टीचर की बात मानते हैं, प्रॉपर डीपीपी करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कभी भी क्लास स्किप नहीं करते हैं, कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, 1 साल में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत किस्मत खराब हुई तो आप 10 या 20 नंबर से रुक सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग तैयारी बहुत अच्छे से करने लगे हैं। इस वजह से सिलेक्शन इंपॉसिबल नहीं रहा, बट सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। आप इसको अपने हार्ड वर्क से इसको अचीव कर सकते हैं। बच्चों, ये एक लाइन मैंने आपको लिखी है, आदमी तो कर कर भूल जाता है पर एक दिन उसका किया हुआ उसके आगे जरूर आता है। याद रखिएगा, आप जो बोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप अनुशासन में पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कामचोरी करेंगे, तो माफ करिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक लाइन में आपको और बताना चाहूंगा, जिन घरों में खाने के लिए रोटी नहीं होती वहां घरों में मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखा जाता। बच्चों, जो रियल मोटिवेटर्स होते हैं वो हमारे घर के हालात, हमारे घर की कंडीशन और मां बाप के लिए कुछ करना। ठीक, तो जो मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा बेटा, वो कहीं से नहीं मिलेगा। आप ये याद रखिएगा, अननेसेसरी मोटिवेशनल वीडियो और रील्स मत देखिएगा। और किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो होती है अनुशासन से। कोई भी काम कर लीजिए, है ना, कोई टेनिस स्टार बना, कोई क्रिकेट में स्टार बना, कोई बॉलीवुड में स्टार बना, कोई हॉलीवुड में स्टार बना, ठीक है, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, रोजर फेडरर हो गया, मेसी हो गया, विराट कोहली हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, कोई भी आप ले लीजिए, इन सब की शुरुआत डिसिप्लिन से हुई। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक,
अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं आपको किस तरीके से बैच में लेके चलने वाला हूं, उसके बाद मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। हाउ आई विल टीच, इंग्लिश में मत जाइएगा, मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है। आई विल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑन ब्लैंक स्लाइड, सबसे पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी बूस्टर ऑन डेली बेसिस। एनसीईआरटी बूस्टर क्या है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। जैसे ही मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उस टॉपिक की एनसीईआरटी लगाऊंगा और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा डेली क्लास में, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, ये आपका क्लास में रहेगा। इसके बाद मैं आपको क्या करने वाला हूं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके हैंड रिटन नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स, हद से ज्यादा शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको डेली लेक्चर कंप्लीट खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करूंगा। विल प्रोवाइड रिवीजन लेक्चर। आज की क्लास 1 घंटा 45 मिनट चलेगी। अब 1 घंटा 45 मिनट के कंटेंट को अगर आपको रिवाइज करना है तो आज इस लेक्चर का रिवीजन लेक्चर, जिसका ड्यूरेशन होगा 5 मिनट, ये मैं आपके ऐप में शाम को डलवाया करूंगा। मतलब मेरी क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रहेगी, तो आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 रिवीजन लेक्चर मिलेंगे और इनकी ड्यूरेशन होगी 5 मिनट्स। तो आप 1 घंटा 45 मिनट का कंटेंट 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। आई विल एक्सप्लेन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इन 1 शॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी का 1 शॉट आपको पूरी थ्योरी पूरा का पूरा स्क्रीन पे लगा के अच्छे से एक और समरी टाइप में आपको 1 शॉट प्रोवाइड किया करूंगा। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं हमारी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयार हैं और आप अपनी गलती से सीख चुके हैं कि अब हम वो गलती नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी मेहनत करेंगे, तो आप एक बार सभी लोग फुल एनर्जी के साथ यस सर लिख दीजिए। सभी लोग फुल एनर्जी के साथ यस सर लिख दीजिए, ताकि मैं चीजों को स्टार्ट कर सकूं, ताकि मैं चीजों को स्टार्ट कर सकूं। सभी लोग फुल एनर्जी में यस सर लिख दीजिए, ताकि मैं चीजों को स्टार्ट कर सकूं। हमारा जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आईना दिखाना चाहूंगा। आप आईना देखिए। सर आईना क्या है? आईना यह है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं। सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेल एनवेलप, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर, पिली एंड फिम्ब्रे। बच्चों, यहां से पिछले 6 साल में एक क्वेश्चन आया है। सेल और सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन आया है, बाकी लास्ट 6 ईयर में यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताऊंगा जब सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप देखिए, इंक्लूजन बॉडी से 2020 में क्वेश्चन आया, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया। सेल मेम्ब्रेन से लास्ट 6 ईयर में कोई क्वेश्चन आपका नहीं आया है। ठीक, ट्रांसपोर्ट से एक क्वेश्चन आया है, सेल वॉल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से 2022-2023 में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन। गोल्गी बॉडी से 2020 में क्वेश्चन आया। अब 2021 में सर आपने 1/4 लिखा हुआ है, और 2022 में 1/4 लिखा हुआ है, और 2024 में 1/4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें से एक ऑप्शन गोल्गी बॉडी का था। मतलब उसमें एक स्टेटमेंट गोल्गी बॉडी से रिलेटेड था। इसका मतलब गोल्गी बॉडी काफी हॉटस्पॉट टॉपिक उनका रहा है। लाइसोसोम से 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया से 2019 में एक था, 2021 में 1/4, 1/4, 1/2। 1/2 का मतलब है कि 2024 में जो क्वेश्चन आया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड आया था, अगर आपको याद हो तो 1/2 का मतलब है कि एक स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड था। ठीक,
प्लास्टिड 1/4 1/4 1/4 1। इस साल एक क्वेश्चन डायरेक्ट प्लास्टिड से आया था जहां क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पूछा था, और 1/4 का मतलब है कि किसी एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट प्लास्टिड से रिलेटेड था, और किसी एक क्वेश्चन का एक पार्ट 1/2 से मतलब है कि एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए थे और एक स्टेटमेंट आपका प्लास्टिड से रिलेटेड था। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे देखूं, 2019 में सेल से 5 आए, 2020 में 2 आए, 2021 में 3 आए, 22 में 3 आए, 23 में 3 आए और 24 में 3 to 4 आए। 3 to 4 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेल से रिलेटेड था, बाकी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड नहीं थे। तो बच्चों, ये हमारा आईना हो गया। तो चलिए, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है कि हमें किस तरीके से, मैं आपको बताता रहूंगा। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सेल एंड सेल थ्योरी। तो चलिए, ईश्वर का नाम लेके कलम को उठाया जाए और पहली हेडिंग डाली जाए आपकी सेल। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग डलेगी वो आपकी डलेगी सेल। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, मेरे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करेगा तो मैं सरवाइव करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ? मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके से ऑर्गन सिस्टम हुआ। बिल्कुल सही है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना है? सर, ऑर्गन से मिलके बना है। जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और भी ऑर्गन है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। और ये हर एक ऑर्गन, चाहे स्टमक हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ये हर एक ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होंगे। भाई, पर्टिकुलर ऑर्गन मान लीजिए स्टमक है, भाई स्टमक में कोई एक ही तरह का टिश्यू थोड़ी ना होगा, काफी तरह के टिश्यू होंगे। और ये टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे? टिश्यू मिले होंगे आपके सेल से मिलकर। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है और इसके अंदर काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। और ये जो काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, इन हर एक ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व है। और ये जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, ये आपके सेल्स के कलेक्शन से बने हैं। तो आप मुझे बताइए, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गन हुआ, टिश्यू हुआ या सेल हुआ? लिख के बताइए, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गन हुआ, टिश्यू हुआ या सेल हुआ? आप कहेंगे कि सर सेल हुआ। तो सेल की वजह से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग है, मेरे शरीर में फंक्शनिंग हो रही है, मतलब मैं जिंदा हूं। तो मेरी जो फंक्शनल यूनिट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट सेल है, फंक्शनल यूनिट सेल है। और मेरा जो शरीर है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे छोटी यूनिट आपकी सेल है। तो कोई भी, मान लीजिए डाइजेस्ट सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन से बन के बना है, और हर ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू से बना है, और टिश्यू डिफरेंट सेल से बना है। तो मेरे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल है, उसी की वजह से मेरी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, मेरा डाइजेस्ट सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो सेल है आपकी, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट। तो सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, इसी से स्ट्रक्चर बना है, इसलिए आप इसको बोलेंगे ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है और यही आपकी फंक्शनल यूनिट है। यही आपकी फंक्शनल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट
ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप बोलते हैं सेल, इसको आप बोलते हैं सेल। अब मैं एक रफ डायग्राम आपका अगर मैं सेल का बनाना चाहूं तो आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने लाइन खींच ली है, ठीक। अब मैं एक सेल आपका बनाना चाहूं, ये मैं आपका यहां पर एक सेल बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से पूरा समझ में आएगा एक एक चीज, पूरा का पूरा फोकस करना। ये जो मैंने बाहर बनाया है इसको मैंने बोला है सेल वॉल, और जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है अंदर की तरफ, इसको मैंने बोला है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको मैंने आपका बोला है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर मैंने आपका ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये रहा स्ट्रक्चर, इसको मैंने बोला है न्यूक्लियस, इसको मैंने बोला आपका न्यूक्लियस। तो बच्चों ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपको कुछ कंटेंट दिख रहा है, इस कंटेंट को आप बोलते हैं, इस कंटेंट को आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये जो कंटेंट आपको दिखा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इसको आपने बोला साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप बोलते हैं, न्यूक्लियस का जो कंटेंट है इस कंटेंट को आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के कंटेंट को आपने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों मैंने आपका क्या बनाया, एक सेल बनाई, इस सेल में बाहर सेल वॉल दिखाई, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई, फिर आपका न्यूक्लियस दिखाया, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म दिखाया, और न्यूक्लियस के कंटेंट को बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट दोनों को मिलाकर बोला प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर आपने बोला प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो बच्चों न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में तीन चीजें आई, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब आप मुझे बताइए प्रोटोप्लास्ट का क्या पार्ट सेल वॉल होगा, यस और नो? क्या प्रोटोप्लास्ट का पार्ट सेल वॉल होगा, यस या नो? बहुत बेसिक से समझाऊंगा क्योंकि इस बैच में वो भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टीचर को मत कहिएगा बेटा स्लो करिए, फास्ट करिए, हमें हर एक स्टूडेंट का ख्याल रखना है। और यकीन मानिए जब पहला लेक्चर कंप्लीट होगा हमारी फ्रीक्वेंसी पहले लेक्चर में ही बन जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपको दूसरे लेक्चर पे नहीं जाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए क्या प्रोटोप्लास्ट का पार्ट सेल वॉल होगी? नहीं होगी, प्रोटोप्लास्ट का पार्ट सेल वॉल नहीं होगी। आप देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर बना प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती, प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती। इसका मतलब सेल विथआउट सेल वॉल, सेल विथआउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, सेल विथआउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट,
सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो हमने सेल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने प्रोटोप्लाज्म क्या है वो देखा, प्रोटोप्लास्ट क्या है वो हमने यहां पर देखा। ठीक, प्रोटोप्लास्ट क्या है हमें पता चल गया कि सेल वॉल को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी चीज है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आप एक नोट डालोगे, 5 रुपए का नोट डालोगे। ठीक, नोट में क्या लिखेंगे? नोट में आप लिखेंगे सेल और यहां से 2 एरो निकालेंगे। अगर सेल एब्सेंट है, अगर सेल एब्सेंट है तो आप वर्ड यूज करते हैं इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। पूरा सीक्वेंस में चलाऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कंप्लीट करूंगा। अगर सेल प्रेजेंट है तो आप वर्ड यूज करेंगे एनिमेट, और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग। टेबल, चेयर, दरवाजा, पंखा, एसी, इनमें सेल नहीं है, इसका मतलब ये सब इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है। अगर सेल प्रेजेंट है, जैसे हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया अपने आप में एक सेल है, अमीबा अपने आप में एक सेल है, ये सब कैसे लोग हैं? ये सब आपके लिविंग हैं। तो हमने ये चीज आपकी कंप्लीट करी, सेल की डेफिनेशन बनाई, प्रोटोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर बोला, इन तीनों को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट बोला, और प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की लाइन कि अगर सेल एब्सेंट है तो इनएनिमेट, सेल प्रेजेंट है तो एनिमेट। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आप नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। बच्चों मैं आपके नोट्स बहुत शॉर्ट बनवाऊंगा और एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर करूंगा। ठीक है, अब आप 12th पास आउट हैं तो अब आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना कि माय फ्रेंड टोल्ड मी एंड आई गॉट टू नो दैट द राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक, ऑर्गेनिज्म, आप हेडिंग डालिए ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जाना, प्रोटोप्लास्ट के बारे में जाना, फिर आपने एक नोट डाला। अब आपने हेडिंग डाली ऑर्गेनिज्म। बच्चों जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं, और ये ऑर्गेनिज्म आपके 2 टाइप के होते हैं। एक को हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक को हमने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक को हमने बोला यूनिसेलुलर और दूसरे को बोला मल्टी सेलुलर। बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी, सिंगल सेल प्रेजेंट। जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, अमीबा अपने आप में एक सेल है, बैक्टीरिया अपने आप में एक सेल है, यूग्लिना अपने आप में एक सेल है, पैरामीशियम अपने आप में एक सेल है। तो ये सब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल प्रेजेंट। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने आपका लिख दिया अमीबा, लिख दिया मैंने आपका बैक्टीरिया, लिख दिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इन ऑर्गेनिज्म में काफी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स अलग अलग टाइप का फंक्शन करती हैं।
जैसे कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर है। तो बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कह सकते हैं मैनी डिफरेंट सेल प्रेजेंट। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैंने बोल दिया आपका प्लांट्स, मैंने आपका बोल दिया एनिमल्स। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। अब आप एक बात समझिए, बैक्टीरिया अपने आप में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने बैक्टीरिया से पूछा, हे बैक्टीरिया, हां क्या आप अकेले जिंदा रहते हैं? क्या आप अकेले सरवाइव करते हैं? ये एक बैक्टीरिया है, ये रहा बैक्टीरिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हे बैक्टीरिया, हां आप अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं? क्या आप अकेले सरवाइव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? बोला देखिए, बैक्टीरिया ने कहा कि मैं अपने लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम कर सकता हूं। मैं डेड डिकेइंग से भी फूड ले सकता हूं, मैं फोटोसिंथेसिस करके भी फूड ले सकता हूं, मैं रिप्रोडक्शन भी कर सकता हूं, मैं बाइनरी फिजन से अपने नंबर्स को बढ़ा सकता हूं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता हूं। हे बैक्टीरिया, हां आप यूनिसेलुलर है, यस। आप रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन के नंबर को बढ़ा सकते हैं, यस। आप न्यूट्रिशन भी लेते हैं, यस। इसका मतलब जीवन के जो भी मूलभूत काम है, न्यूट्रिशन लेना, रिप्रोडक्शन करना, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो कोई आपसे पूछे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? तो हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आकर क्यों है? इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है? बिकॉज दे परफॉर्म essential function of life, because they perform essential function of life। तो मैंने आपको क्या बताया? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चर यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लास्ट, ये है साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर बोला प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल एब्सेंट तो इनएनिमेट, सेल प्रेजेंट तो एनिमेट। एनिमेट मतलब लिविंग। यूनिसेलुलर में एक ही सेल प्रेजेंट है, यहां काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है। इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोल दिया न्यूट्रिशन। तो ये हमारी एक चीज आपकी कंप्लीट हुई। ठीक, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। इसके बाद जब हम अगली स्लाइड में जाएंगे तो आप लिखेंगे हेडिंग डिस्कवरी। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और इनके पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट पूरे साल आपको मिलेंगे लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद। अब आप हेडिंग डालिए डिस्कवरी। डिस्कवरी, बच्चों डिस्कवरी की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया,
सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया? तो एक साहब है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को सबसे पहले देखा। ध्यान से समझिएगा, रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को सबसे पहले देखा था, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को सबसे पहले देखा उस सेल का नाम है कॉर्क सेल। बताऊंगा अभी कॉर्क सेल क्या होती है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। बच्चों, उस टाइम माइक्रोस्कोप उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था, है ना, उतने ज्यादा लोगों को लेंस की नॉलेज नहीं थी। तो जब रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को देखा तो उनको खाली बॉक्सेस दिखे, खाली बॉक्सेस दिखे, खाली चैम्बर्स दिखे। सेल एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, उस वर्ड का नाम है सेलुला। सेल डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड और उस वर्ड का नाम है सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, बॉक्सेस, चैम्बर। तो जब रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको खाली बॉक्सेस दिखे और इन बॉक्सेस के बाहर एक लेयर दिखी और वो लेयर थी सेल वॉल। तो जो सेल उन्होंने देखी उस सेल का नाम था कॉर्क। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं था और साइटोप्लाज्म भी नहीं था। मतलब वो बॉक्स खाली क्यों दिखे? आपको खाली बॉक्स क्यों दिखे? आपको बॉक्स भरा हुआ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उस बॉक्स में ना न्यूक्लियस था ना साइटोप्लाज्म था। इसका मतलब रॉबर्ट हुक साहब ने जो चीज देखी थी वो एक डेड सेल देखी थी, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। बट रॉबर्ट हुक साहब को यह बात नहीं पता थी, रॉबर्ट हुक साहब को यह बात नहीं पता थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे लेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं है या माइक्रोस्कोप इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए मुझे सेल के अंदर का कंटेंट नहीं दिख रहा। बट एक्चुअल में सेल के अंदर कंटेंट था ही नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था ही नहीं, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म था ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने जो सेल देखी वो लिविंग सेल देखी या डेड सेल देखी? लिख के बताओ, उन्होंने जो सेल देखी वो लिविंग सेल देखी या डेड सेल देखी? लिख के बताइए, कौन सी सेल देखी उन्होंने? उन्होंने जो सेल देखी वो डेड सेल देखी और उस सेल का नाम था कॉर्क। और कॉर्क में प्रोटोप्लाज्म आपका एब्सेंट था। बच्चों, एब्सेंट को मैं क्रॉस लगाऊंगा, एब्सेंट को मैं क्रॉस लगाऊंगा पूरे साल, याद रखना, और प्रेजेंट को मैं टिक लगाऊंगा। डेड सेल देखी, सेल का नाम था कॉर्क। जब मैं प्लांट एनाटमी आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं प्लांट एनाटमी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्क क्या होती है। ये जो पेड़ की बाहर की जो छाल होती है जिसको आप बार्क बोलते हैं, जब मैं एनाटमी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा वो टिश्यू जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होते हैं उनको बार्क बोलते हैं। बट मैं एनाटमी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं आपको देसी भाषा में बोलूंगा कि पेड़ की जो बाहर की जो छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं और उसकी एक सेल का नाम था कॉर्क। तो कॉर्क डेड सेल होती है, कॉर्क पेड़ में बाहर की तरफ होती है और इनमें प्रोटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट नहीं होता। तो मैं अभी आपको एनाटमी नहीं दे रहा हूं, अभी मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे एनसीईआरटी दी हुई है, उसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाऊंगा, देसी भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक, पहली सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने जो कि डेड थी, उसका नाम था कॉर्क, उसमें प्रोटोप्लाज्म आपका एब्सेंट था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर्ड की थी, तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी एंटोन वॉन ल्यूविन हुक।
इन्होंने काफी सारे लेंसेस को डेवलप किया। ऐसे लेंसेस डेवलप किए, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप में ऐसे लेंसेस डेवलप किए जो बहुत ज्यादा चीजों को मैग्नीफाई कर सकें, जो चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर सकें। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने पहली लिविंग सेल डिस्कवर की, जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। प्रोटोजोआ के बारे में भी बताया था, आरबीसी के बारे में भी बताया था, बट किताब में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक, मैं बिल्कुल वही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में है। फर्स्ट लिविंग सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, बैक्टीरिया। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन। एक और चीज, मैं पूरे लेक्चर में अननेसेसरी बातें नहीं करूंगा, मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगा, कुछ भी फालतू की बात नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा, ये आप याद रखना। ठीक, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो सेल और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना इजी हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है, तो सेल की स्टडी करना इजी हुआ। ठीक बच्चों, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, सेल की स्टडी करना इजी हुआ, क्यों? क्योंकि इन्वेंशन हुआ। किसका इन्वेंशन हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। तो सेल की स्टडी करना, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना इजी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। ठीक, तो बच्चों, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हो सकता है या मल्टीसेलर हो सकता है, बट एक सेल से कम तो कुछ भी नहीं होता कि सर ये 1/3 सेल है, सर ये मेरी दोस्त है 1/4 सेल है, सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये 1/5 सेल है। नहीं, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एनीथिंग लेस देन सिंगल सेल do not exist, anything less than single cell do not exist। या तो एक सेल वाला होगा या मैनी सेल वाला होगा। एक सेल से कम आधा सेल, 1/4 सेल, 1/6 सेल, ना 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 ना। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। हमने पढ़ा फंडामेंटल बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, इनको मिलाकर प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती, सेल एब्सेंट तो इनएनिमेट, सेल प्रेजेंट तो एनिमेट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है सेल का, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाले यूनि, एक से ज्यादा मल्टी। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये अपने लिए न्यूट्रिशन डराइव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिंदगी के कुछ मूलभूत काम ये अपने लिए कर रहे हैं। फिर आपके गुरुजी ने आपको बताया कि सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, वो डेड थी, उस सेल का नाम था कॉर्क। एनाटॉमी में मैं दिखाऊंगा कि कॉर्क क्या होता है। प्लांट सेल होती है। कोई पूछे कॉर्क कैसी सेल थी, आपकी कॉर्क प्लांट सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर की थी बैक्टीरिया। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना इजी हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक, इसके बाद बच्चों, यहां तक पिछले 5 से 6 साल में नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद सेल थ्योरी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल थ्योरी। इस टॉपिक से लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आया था वो नीट 2019 में आया था, सिर्फ 2019 में आया था। 20 से लेकर 24 तक इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया।
और इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए उनसे लास्ट 5 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको बताता चलूंगा किस साल किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया। ठीक है, सेल थ्योरी क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, सेल थ्योरी की मैं अगर आपसे बात करता हूं, इसको मैं थोड़ा बीच में लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक, सेल थ्योरी। तो अगर मैं कहूं आपसे सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड मतलब गिवन बाय, कि सेल थ्योरी किसने दी, है ना, सेल थ्योरी किसने दी। तो भाई सेल थ्योरी जो है वो आपकी दो लोगों ने दी। कितने लोगों ने दी? दो लोगों ने दी सेल थ्योरी। पहला जो थे आपके, वो आपके थे मैथियस स्केलेडन। इसके बाद सेल थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसका एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, पूरा फोकस रखना, जो चीज क्लास में करा दी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब क्लास नोट से आएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने में आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा आप खुद कहेंगे कि फर्स्ट क्लास में ही फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। आप देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं। मैथियस स्केलेटन, ठीक, मैथियस स्केलेटन, और दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोरे श्वान। पहले थे मैथियस स्केलेटन, दूसरे थे थियोडोर श्वान। इन्होंने 1838 में कुछ बोला और इन्होंने 1839 में कुछ स्टेटमेंट दिए। मैथियस स्केलेटन कौन थे? मैथियस स्केलेटन आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर श्वान आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक, एक आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। मैथियस स्केलेटन 1838, थियोडोर श्वान 1839। इन्होंने 1838 में क्या किया? इन्होंने 1838 में क्या किया? इन्होंने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट पर स्टडी किया। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पर स्टडी किया। तो ये जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने काफी सारे प्लांट पे स्टडी किया और क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बने हुए हैं। भाई किसके बने हुए हैं? ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स किसके बने हुए हैं? इन्होंने बोला कि प्लांट्स बने हुए हैं सेल्स के, और ये सेल्स आपका फॉर्म करता है टिश्यू। बहुत शॉर्ट में दूंगा नोट्स, बहुत शॉर्ट में दूंगा, ठीक है, एकदम शॉर्ट में दूंगा, आपको एकदम फील करा के दूंगा। ठीक है, देखिए, इन्होंने बहुत सारे प्लांट की स्टडी की और यह बताया कि प्लांट किसके बने हैं? प्लांट बने हैं सेल्स के। प्लांट किसके बने हैं? सेल्स के। और ये सेल्स आपस में फॉर्म करती है टिश्यू। ये सेल आपस में फॉर्म करती है टिश्यू। जर्मन बॉटनिस्ट ने बहुत सारे प्लांट पर स्टडी की और बताया कि प्लांट बने हुए हैं सेल्स के, और सेल्स आपस में कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं टिश्यू। यह बात थी आपकी सेल थ्योरी में मैथियस स्केलेटन जर्मन बॉटनिस्ट के द्वारा। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्टडी किया। इन्होंने किसको स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया और इन्होंने तीन बातें बताई। पहली बात बताई कि जो एनिमल होते हैं, ठीक है सर, जो एनिमल होते हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक है सर, किससे कवर्ड होते हैं सर, एनिमल कवर्ड होते हैं एक थिन लेयर से। ठीक है सर, उस थिन लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, उस थिन लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर, फिर से बताइए ये पॉइंट। इन्होंने बताया कि जो एनिमल होते हैं वो एनिमल कवर्ड होते हैं बाहर एक पतली सी लेयर से और उस लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर, और क्या बताया, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है सर, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल का मिलना, भाई प्लांट में ही मिलेगी सेल वॉल, एनिमल में तो मिलेगी नहीं। तो प्लांट में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला बच्चों, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर सेल वॉल का मिलना, ठीक, प्लांट के अंदर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। एनिमल्स कवर्ड होते हैं एक थिन लेयर से जिसको बोलते हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ना किया हो, बस बोल दिया ना, कि बस बोल दिया कि सर मैं 720 में से 720 लाऊंगा बट मेहनत नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मूंगफली छीलूंगा और चैट में लिखूंगा कि क्या इस टीचर के नोट सफिशिएंट है नीट निकालने के लिए। अरे दीवाने, मेहनत करनी है। जिस चीज को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ना किया गया हो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो आपके कंपोज्ड प्लांट्स और एनिमल आपके बने हुए हैं। कंपोज्ड किसके बने हुए हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो आपके बने हुए हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बच्चों सेल का प्रोडक्ट क्या होगा, भाई सेल का प्रोडक्ट टिश्यू होगा। सेल का प्रोडक्ट क्या होगा, सेल का प्रोडक्ट टिश्यू होगा। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो बने हुए हैं सेल के और सेल के प्रोडक्ट के। सेल के प्रोडक्ट को बोलेंगे टिश्यू। चलिए रिवाइज करते हैं। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्केलेटन श्वान 1838-1839, जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और बताया कि प्लांट बने हुए हैं सेल्स के और सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यू। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल और बताया कि एनिमल के कवर्ड है थिन लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है और एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट और एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और प्रोडक्ट ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2019 में
सेल थ्योरी से क्या क्वेश्चन आया था। एक बार हमारे सम्मान में आप यस लिख दीजिए। एक बार आप सभी के सभी हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार सभी के सभी हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर पूरे का रिवीजन करेंगे, फिर एनसीईआरटी बूस्टर भी करेंगे। ठीक, चलिए सर, इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था और इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? बच्चों, सेल थ्योरी नहीं बता पाई कि किसी भी नई सेल्स का ओरिजिन कहां से होता है। ये जो सेल है ये कहां से आई? ये सेल रातों रात कहां से आई? मैं सो रहा था और मैं जब सुबह उठा तो मेरे बगल में एक सेल लेटी हुई मिली। तो ये सेल कहां से आई? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। कोई भी नई सेल्स कहां से आती है ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कहां से होता है ये डिडंट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इनकी बातें वायरस पर लागू नहीं होती, क्योंकि वायरस को आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वायरस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसमें कुछ कैरेक्टर लिविंग के भी हैं और कुछ नॉन लिविंग के भी हैं। बच्चों, वायरस बाहर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। वायरस में ऑर्गेनिल प्रेजेंट नहीं होते। वायरस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। वायरस में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। वायरस को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए, एक होस्ट चाहिए। तो सेल थ्योरी की बातें वायरस पर लागू नहीं होती। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका वायरस, वो है आपका वायरस। तो इसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आए, हेडिंग डालेंगे रडल्फ वर्चो। रडल्फ वर्चो 1855, हेडिंग डालिए रडल्फ वर्चो 1855। सब लोग नोट्स लिखिएगा। नोट्स बहुत शॉर्ट देने वाला हूं और बहुत, ये नहीं कि लास्ट ईयर सर हम आपसे पढ़े थे, ठीक है, नहीं, आप बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स बनाएंगे, आप अपने आप को क्लास में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं आप ऐसे करके बैठ जाएं और सिर्फ लेक्चर को देखते रहें और फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करें, वो भी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जब आप लेक्चर देख रहे हैं प्रॉपरली तो आप अपने हाथ चलाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपका दिमाग, आपका हाथ सब काम करेगा, आपको चीजें लिखते लिखते याद रहेंगी। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको लेके चलेंगे। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स कंटिन्यू। रडल्फ वर्चो 1855, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये जो सेल थ्योरी थी, ये जो सेल थ्योरी थी, इस सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तो कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किन्होंने दिया, तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप रडल्फ वर्चो 1855। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला बच्चों? एक लेटिन भाषा में एक स्टेटमेंट है। किस भाषा में स्टेटमेंट है? लेटिन भाषा में। वो स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इन्होंने लेटिन भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से होता है। तो ये तो बता नहीं पाए थे कि नई सेल्स कैसे बनती है। इन्होंने बताया कोई भी नई सेल्स अपनी ओल्ड सेल के डिवीजन की वजह से बनती है। कोई भी नई सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, ये आपकी एक सेल है और ये सेल आपकी डिवाइड करेगी। तो ये सेल जब आपकी डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके इस सेल ने दो सेल्स बनाई। तो ये जो दो सेल्स बनी हैं ये आपकी न्यू सेल है और ये जो सेल है आपकी, ये आपकी ओल्ड सेल है। तो कोई भी न्यू सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन की वजह से बनती है। इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल फ्रॉम सेल। सेल फ्रॉम सेल, एक सेल के डिवीजन की वजह से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और यह क्वेश्चन आया था आपका नीट 2019 में। अभी तक जितना भी पढ़ाया उससे पिछले 6 साल में सिर्फ यह क्वेश्चन आया है और पिछले 6 साल में इतने में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। नीट 2019 मैं जहां जो क्वेश्चन जिस ईयर में आया मैं वहां लिखता चलूंगा कि ये 2020 में आया, 2021 में आया, 2022 में आया। हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, ये मैं लिख के आपको चलूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा। और दूसरा इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके बने हैं कंपोज्ड। वो आपके बने हैं, किसके बने हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज किसके बने हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और प्रोडक्ट ऑफ सेल आपका क्या है? टिश्यू है। तो ये इन्होंने दिया था। तो बच्चों, हमने आपका रडल्फ वर्चो के बारे में बताया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके किसके बने हुए हैं? सेल के, और सेल का प्रोडक्ट है आपका टिश्यू। तो बच्चों, हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। अब आइए, मैं आपको इसका एनसीईआरटी बूस्टर कराता हूं, आपको और खतरनाक फील आएगा। ठीक है, मैं आपको इसका एनसीईआरटी बूस्टर कराता हूं। एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, अब मैं आपको इसका एनसीईआरटी बूस्टर कराऊंगा। ठीक है, चलिए। जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप दोनों चीजें देखते हो, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। यू मस्ट हैव वंडर। वंडर का मतलब होता है सरप्राइज। और अपने आप से पूछोगे कि ऐसा क्या है, वॉट इज इट दैट मेक्स, ऐसा क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और ऐसा क्या है कि जो इनएनिमेट थिंग है, इनएनिमेट थिंग मतलब नॉन लिविंग, ऐसा क्या है कि नॉन लिविंग के पास वो चीज नहीं है जो लिविंग के पास है। आंसर आपको मिलेगा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं सेल। मतलब इनएनिमेट पर सेल नहीं है, एनिमेट पर सेल है। सेल इज प्रेजेंट इन लिविंग बट नॉट इन इनएनिमेट। करेक्ट है। सेल इज एब्सेंट इन लिविंग बट प्रेजेंट इन इनएनिमेट। यहां प्रेजेंट नहीं आना था, यहां एब्सेंट आना था, गलत हो गया। सेल प्रेजेंट इन लिविंग एंड इट्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट है। तो आंसर जाएगा आपका
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। एक एक लाइन डिकोड करूंगा और इसका रिवीजन लेक्चर जो मैं अभी आपको 1 घंटा 45 मिनट में पढ़ाऊंगा, शाम को ये पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर 5 मिनट का, सोचो 5 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज कर पाओगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स के बने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले हैं जिनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और बाकी जो होते हैं वो मैनी सेल्स के बने हैं जिनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, करेक्ट है। सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और ह्यूमन आर मल्टीसेलुलर, करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स विच परफॉर्म ऑल फंक्शन, करेक्ट है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स विच परफॉर्म मैनी फंक्शन, करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज। इस 3 लाइन से बस यही क्वेश्चन बन सकता है। इस 3 लाइन से यही क्वेश्चन आपका बनेगा, और कोई और क्वेश्चन बनेगा तो इसी के ऑप्शन को मॉडिफाई किया जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूं क्लास में बेटा बिल्कुल अटेंटिव रहना, फालतू बात मैं करूंगा नहीं, ये किया है वो किया है, ये रिजल्ट दिए हैं वो रिजल्ट दिए हैं। दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू के हैं या पीडब्ल्यू के बाहर के हैं या किसी ऑफलाइन कोचिंग के हैं, रिजल्ट पूरी दुनिया दे रही है, ठीक है। ये सब चीजें सेकेंडरी है, ठीक है। ये अपना कंटेंट है, ये कंटेंट ही मोटिवेशन है बस। व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बताया था मैंने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल से कम कुछ नहीं चलेगा। 1/2 सेल, 1/3 सेल, 1/4 सेल नहीं चलेगा। लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, एक सेल से कम कुछ नहीं, उसकी अपनी लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। सेल फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बच्चों लिविंग सेल नहीं थी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की थी। फर्स्ट डेड सेल डेड नहीं थी, इन्होंने डिस्कवर की थी लिविंग। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सो डू हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। गलत हो गया, डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया। क्या आंसर लिख रहे हैं? एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लिविंग। ये आपका सही है और ये सही है, सी एंड ई, ऑप्शन जाएगा सी। इस तरीके से एनसीईआरटी बूस्टर चलेगा। टॉपिक चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे, टॉपिक चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे। एंटन वॉन ल्यूविनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद डिटेल स्टडी ऑफ सेल इजी हुआ। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया ल्यूविनहुक ने, गलत हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सही है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, सही है। तो आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक। इन 1838 मैथियस कैलेडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामाइन मतलब होता है स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हैं, और ये सेल्स आपके टिश्यू बनाते हैं। इन 3 लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा? स्केलेडन जर्मन जूलॉजिस्ट नहीं थे, वो आपके बॉटनिस्ट थे। स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल नहीं, उन्होंने स्टडी किया प्लांट। 1839 नहीं, 1838। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। मैं पूरे चैप्टर की इस तरीके से एनसीईआरटी बूस्टर की पीडीएफ कंबाइंड करके अनसॉल्व्ड भी आपको दूंगा, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। मतलब हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बूस्टर मिलेगी सॉल्व, जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं,
उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इन सारे टॉपिक्स की, पूरे चैप्टर्स का ये एनसीईआरटी बूस्टर अनसॉल्व आपको दूंगा, ताकि बुढ़ापा, आई एम 37 ईयर ओल्ड, ठीक है, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। एट अबाउट द सेम टाइम श्वान 1839 जूलॉजिस्ट क्या स्टडी किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और बताया कि सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने अपनी स्टडीज में यह भी बताया, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे स्टडी किया और यह भी बताया कि सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल के अंदर। नहीं, ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखने बेटा, ये तो हर लेक्चर में मिलेंगे, इनकी पीडीएफ बनानी है बेटा, है ना, मोबाइल में सेव रखना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जहां पे मोबाइल में तुमने वो जो मूवी सेव की हुई है, कौन सी, मटरू की बिजली का मन डोला, उसको डिलीट कर देना ताकि काफी स्पेस आएगा, और फिर ये काम की पीडीएफ आप वहां पर सेव रखिएगा। श्वान प्रपोज हाइपोथेसिस कि एनिमल और प्लांट्स बने हुए हैं सेल के और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ब्रिटिश बॉटनिस्ट नहीं थे, जूलॉजिस्ट थे। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल विच इज कवर्ड बाय थिन लेयर, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर इन एनिमल, एनिमल नहीं, आपका प्लांट है, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। स्केलेटन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो रडल्फ वर्चो ने 1855 में बताया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, एक सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स फॉर्म्ड होती है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करती है वो डिवाइड करके दो सेल्स बनाती है। ओमनिस सेलुला सेलुला, ये लेटिन भाषा में लिखा गया है। He modified the hypothesis of skeleton and Schwann और to give final shape, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। जी तक स्टेटमेंट दिए हैं ताकि आप और खतरनाक सोच सको। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्केलेटन एंड श्वान, करेक्ट है। सेल थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, करेक्ट है। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी गिवन बाय रडल्फ वर्चो इन 1865, नहीं 1855। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिवन बाय श्वान, श्वान नहीं, वर्चो, गलत हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑप्शन ए बी एंड ई आर करेक्ट, ऑप्शन ए बी एंड ई आर करेक्ट। तो आपका जाएगा एफ, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही जोश बनाए रखना, ठीक है, यही जोश बनाए रखना, बहुत अच्छे से आपको लेके चलेंगे, ठीक है। ज्यादा बात करूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे दीवाने, यहां फोकस कर, जो कंटेंट दे रहा हूं उसको समझ। हाँ, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां तक हमने पढ़ाई की थी, ठीक। तो हमने यहां पर आपकी पढ़ाई कर ली है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ओवरव्यू ऑफ सेल पे। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। बच्चों, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करूंगा तो आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। नशा वो नहीं जो एकदम से बढ़ जाए, नशा वो है जो धीरे धीरे बढ़े, पढ़ाई का नशा, ठीक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लास कब खत्म हुई और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कब और कैसे किस तरीके से मैच हो गई, कि सर मैं तो बस बैठा था ऐसे ही करके और कारवा जुड़ता गया, टॉपिक समझ आता गया और 12-10 हो गए, पता भी नहीं चला, ठीक है। ऐसे तुझे पूरे साल बैठना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आप डालोगे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे वो हेडिंग डालेंगे आप सेल, बहुत शॉर्ट नोट्स दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सेल। यहां से 2 एरो निकालिए, ये 2 एरो निकाल दिए, यहां पर लिखिए प्लांट और यहां पे लिखिए एनिमल। ठीक, आपने सेल से 2 एरो निकाले, एक जगह लिखा प्लांट और दूसरी जगह लिखा एनिमल। ठीक, अब मैं एक प्लांट सेल बनाता हूं। प्लांट सेल का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, अनियन पील। अनियन पील सेल। बच्चों, प्याज में एक पतली सी व्हाइट कलर की एक पतली सी थिन लेयर होती है, उसको बोलते हैं अनियन पील। ऐसे करके पतली सी होती है, अनियन पील। और एनिमल में मैंने एग्जांपल लिख दिया ह्यूमन चीक सेल। बच्चों, मैं एनिमल हूं, आ यहां से यहां चीक से अंदर से जो आप सेल निकालोगे उसको बोलते हैं ह्यूमन चीक सेल। तो अगर आप किसी प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हो, ये आप किसी प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हो, तो बच्चों प्लांट सेल के अंदर अगर आप किसी प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप किसी प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हो और किसी एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हो। ये आपने एनिमल सेल का डायग्राम बनाया, ह्यूमन चीक सेल का डायग्राम बनाया, ये प्लांट का आपने डायग्राम बनाया। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो आप कहेंगे कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे कहूं कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल था और ये अंदर वाला क्या था, अंदर वाला था सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कैसी लेयर है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर है। कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। और आउटर लेयर के लिए एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है डीलिमिटिंग लेयर। डीलिमिटिंग लेयर। तो बच्चों, डीलिमिटिंग का मतलब होता है जो किसी सेल की बाउंड्री बनाए, जो किसी सेल की बाउंड्री बनाए। प्लांट सेल की डीलिमिटिंग लेयर सेल वॉल है, एनिमल सेल की डीलिमिटिंग लेयर सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल की डीलिमिटिंग लेयर सेल वॉल है, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं डीलिमिटिंग लेयर, which makes boundary of cell, which makes boundary of cell। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई तो देखिए एकदम शॉर्ट में आपके नोट्स बन रहे हैं। बिल्कुल, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान बने रहना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज आई एम 37 ईयर ओल्ड, ओल्ड मैन। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। इसके बाद आप जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब बच्चों, ये हमारी पहली क्लास है, एकदम बेसिक क्लास है। मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, बात समझिए। न्यूक्लियस तो हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रोकैरियोट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, तब जाके न्यूक्लियस पढ़ेंगे। मैं आपको ओवरव्यू ऑफ सेल में जो थोड़ा सा पार्ट लिखा है न्यूक्लियस का वो बता रहा हूं। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर यहां डीएनए पैकेजिंग बताएंगे, क्रोमैटिन क्या है, यू क्रोमैटिन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है। अरे पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया है। मैं आपको एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे एनसीईआरटी दी है। इसको डिफिकल्ट करके कुछ नहीं, सिंपल जैसे किताब है देसी भाषा में वैसे का वैसे ही पढ़ाऊंगा।
ठीक, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। पहले मुझे डायग्राम बनाने देना, जब मैं कहूंगा तब आप डायग्राम बनाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं कुछ मिटाऊंगा भी। देखिए यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पहले मुझे बनाने देना, ठीक है, पहले आप मुझे डायग्राम बनाने देना, ठीक है। जब मैं आपको कहूंगा बनाओ तब आप बनाना, ठीक है, उससे पहले आप मत बनाना, उससे पहले आप मत बनाना। हाँ अब बना लो, बना लो, अब बना लो। ये 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 और ये मैंने यूकैरियोट न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है सर। अब जरा लेवलिंग कर दीजिए। ये जो मैंने बाहर की तरफ आपको दिखाई है ना, ये जो मैंने आपको बाहर की तरफ दिखाई है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं आउटर एनएम। सर एनएम का मतलब क्या है? एनएम का मतलब मैं नीचे लिख देता हूं, एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। ये आपका है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है सर? ये है आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। और इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलता है जो हम बाद में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और अंदर आपका ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और इसके अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम, और इसके अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम। ये है आपका क्रोमोसोम, 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 ये है आपका क्रोमोसोम। तो आपने यूकैरियोट का न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और आपका क्रोमोसोम है। ये आपने यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर आपने देख लिया, ठीक। अब मैं आपको दिखाऊंगा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस दिखाया, अभी मैंने आपको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस दिखाया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, छोटा सा गोला न्यूक्लियोलस। इनके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो लास्ट में एक टॉपिक दिया है न्यूक्लियस, वहां डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी पहली क्लास है बेटा, आप ये मत सोचना पहली क्लास में सर न्यूक्लियस का फंक्शन बता दें पूरा का पूरा, नहीं बेटा, बेसिक क्लास है। बी अ गुड लिसनर, पेशेंस रख बेटा, पेशेंस रख, है ना। अभी पेशेंस नहीं रख पाएगा तो फिर एक साल तक कैसे रखेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। अब मैं इस क्रोमोसोम में घुसूंगा, तो अगली हेडिंग आप डालेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, अगली हेडिंग आप डालेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आप हेडिंग डालेंगे। अब आप मेरी बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक रफ आपका क्रोमोसोम बनाया, ये मैंने आपका क्रोमोसोम बनाया, ठीक। अब आप मुझे बताइए, ठीक, न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो करीब है 10⁻⁻⁶ मीटर। न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10⁻⁻⁶ मीटर, और जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर है वो है 2.2 मीटर। अब आप खुद सोचिए, न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10⁻⁻⁶ मीटर, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए,
उसकी लंबाई है 2.2 मीटर। तो अब आप मुझे बताइए 2.2 मीटर का धागा, जिसे मैंने बोला डीएनए, 2.2 मीटर का धागा जिसको मैंने बोला डीएनए, इसको मुझे 10⁻⁻6 मीटर वाले स्ट्रक्चर के अंदर डालना है। तो बताइए कैसे डालूंगा, अनफोल्ड करके डालूंगा या फोल्ड करके डालूंगा? बताइए, अनफोल्ड करके डालूंगा या फोल्ड करके डालूंगा? बताइए भाई, सूटकेस में अपन थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक, तो अपने को जीन्स लेके जानी है, तो मम्मी क्या करेगी कि कपड़े हैं उनकी अच्छे से तय करेगी सूटकेस में, ताकि चीजें कम स्पेस घेरें, ताकि और भी कपड़े वहां पर आ सकें। तो आप मुझे बताओ, मैं इसको फोल्ड करके डालूंगा, इसको पैक करके डालूंगा? तो क्रोमोजोम के अंदर आपका प्रेजेंट होता है डीएनए। क्रोमोजोम के अंदर आपका प्रेजेंट होता है डीएनए, और आपने कहा कि उस डीएनए को पैक करना पड़ेगा। तो क्रोमोजोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर लीनियर डीएनए, और इसको पैक करने का काम, कुछ प्रोटीन करते हैं। इसको पैक करने का काम कुछ प्रोटीन करते हैं। भाई डीएनए को पैक किया जा रहा है, डीएनए को अच्छे से पैक किया जा रहा है। भाई ऊन है, ऊन को अच्छे से पैक कर लिया है, डीएनए को पैक किया जा रहा है, ताकि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर स्पेस कम घेरे, ताकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में अच्छी तरीके से एकोमोडेट हो सके। भाई क्रोमोसोम का मेन पार्ट क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम का मेन पार्ट क्या है? डीएनए। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, लीनियर है। और ये डीएनए क्या है? ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर है, जो आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और इस डीएनए को फोल्ड करने में जो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, इस डीएनए को फोल्ड करने में जो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होते हैं। मैं आपको यहां ये नहीं बताऊंगा H2A, H2B, H3, H4, ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम, ना 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 ना, वो यहां नहीं पढ़ाया जाता। इस चैप्टर में जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पैकेजिंग ऑफ डीएनए वहां बताऊंगा। समझ में आया? यहां उतना ही बताऊंगा जितना जरूरत है, जितना एनसीईआरटी में है। डीएनए की पैकेजिंग या तो न्यूक्लियस में थोड़ा सा बताऊंगा, और डिटेल में क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बताऊंगा। यहां नहीं बोलूंगा ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यहां नहीं बोलूंगा बेसिक प्रोटीन, तो बोल दिया। यहां नहीं बोलूंगा अर्जिनिन एंड लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, ना ना ना, अरे दीवाने, यहां नहीं बोलूंगा। तो डीएनए की पैकेजिंग किसने की? डीएनए की पैकेजिंग करने में जिस प्रोटीन ने रोल प्ले किया वो है हिस्टोन प्रोटीन। इस डीएनए को फोल्ड करने में, इस डीएनए को छोटा करने में, इस डीएनए को फोल्ड करने में जो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं, उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और पैकेजिंग में कुछ और प्रोटीन भी हेल्प करते हैं, पैकेजिंग में कुछ और प्रोटीन भी हेल्प करते हैं, और उन प्रोटीन का नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन मेन प्रोटीन है जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हेल्प करते हैं, और ये प्रोटीन आपके एसिडिक होते हैं। और क्रोमोसोम में थोड़ा सा मिलता है आरएनए, आरएनए मिलता है स्मॉल अमाउंट में। तो कोई आपसे पूछे कि हमारे क्रोमोसोम में क्या क्या मिलेगा? हमारे क्रोमोसोम में मेन मिलेगा हमारा डीएनए, जो लीनियर है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर लीनियर।
ये गलती से गड़बड़ लिख दिया यहां पर, है ना, ये यहां पर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, ध्यान नहीं दिया होगा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हिस्टोन प्रोटीन बेसिक, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, बुढ़ापा, एजिंग, 37 ईयर ओल्ड, समझ रहे हो, बाल भी सफेद हो गए हैं, तो वहां सर्कुलर और लीनियर दोनों लिख दिया था, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की पैकेजिंग में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए के साथ थोड़ा सा मिलेगा आरएनए, इन चारों को मिलाकर आप बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के 4 पार्ट हैं, क्रोमोसोम के 4 पार्ट हैं। पहला है मेन डीएनए, दूसरा उसकी पैकेजिंग करने में हिस्टोन प्रोटीन, तीसरा थोड़ा सा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, चौथा थोड़ा सा आरएनए। ठीक, तो ये आपने क्रोमोसोम देखा, ये आपने क्रोमोसोम देखा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है उसका जो क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट था, डीएनए। ठीक, तो आपने यूकैरियोट का क्रोमोसोम देखा और आपने यूकैरियोट का न्यूक्लियस देखा। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, हमारे सम्मान में। और मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा डेली का डेली, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, डेली का डेली, ये हफ्ते का नहीं मिलेगा, ये पूरे साल का डेली रिवीजन प्लानर मिलेगा। आपको मैं बताऊंगा कि जो चीज आपने आज पढ़ी है उसको 1 महीने बाद कैसे याद रखोगे, उसको 6 महीने बाद कैसे याद रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रिवीजन प्लानर, इसको फॉलो करिएगा और आप देखिएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप कहोगे कि ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, ये हमने आज ही पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये मैंने आपका एक सेल बनाया, प्रोकैरियोट की सेल बनाई, प्रोकैरियोट, ठीक है, सेल बनाया। अब प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में सेल के अंदर आपको दिखाया साइटोप्लाज्म। अब एक शैतान बच्चा बोला कि आपने सेल का साइटोप्लाज्म दिखाया, सर प्रोकैरियोट की सेल के अंदर, ये प्रोकैरियोट की सेल है, सर इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोट की सेल के अंदर न्यूक्लियस तो दिखाओ, सर इस प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस तो दिखाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिखाओ। तो मैंने उससे कहा कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, नहीं है, तो सर न्यूक्लियोलस दिखाओ। बेटा न्यूक्लियोलस भी नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। तो अब एक स्टेटमेंट बताता हूं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में, लिख के बताओ। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहां मिलता है, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, लिख के बताओ, लिख के बताओ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू नहीं होता, इसमें प्रोकैरियोट में आपका फॉल्स न्यूक्लियस मिलता है, प्रोकैरियोट में आपका
फॉल्स न्यूक्लियस मिलता है। तो सर इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो है सर्कुलर। ठीक है सर, कितनी स्ट्रैंड वाला है? 2 स्ट्रैंड वाला है। तो सर इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, एक ही डीएनए मिलेगा। ठीक है सर, कितनी स्ट्रैंड वाला? डबल स्ट्रैंड वाला। कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर नेकेड डीएनए। सर नेकेड डीएनए का क्या मतलब है? नेकेड डीएनए का यह मतलब है कि इस डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए, इस डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। यहां पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन थे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे। यहां डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। तो सर यहां पैकेजिंग कौन करता है? यहां पैकेजिंग करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये रहे आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बट यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक है। फिर से समझिएगा, यहां डीएनए के साथ मेन प्रोटीन थे हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक थे, और डीएनए की पैकेजिंग करने में हेल्प कर रहे थे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को फोल्ड कर रहे थे ताकि स्पेस कम घेरे। यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर एसिडिक था, बट यहां पर डीएनए की फोल्डिंग करने में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का रोल है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते, यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर एसिडिक नहीं, बेसिक है। तो बच्चों नेकेड डीएनए के यहां 2 मतलब हैं। पहला, हिस्टोन प्रोटीन आपका एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन आपका एब्सेंट है। और दूसरा, जो यहां डीएनए है, डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। डीएनए साइट नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। पॉलीअमाइंस में भी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि 11वीं की किताब में पॉलीअमाइंस नहीं लिखा है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, उनको पॉलीअमाइंस बोलते हैं। ठीक है, 11वीं वाले में नहीं है, जब हम 12th की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक, तो बच्चों हे प्रोकैरियोट, हां प्रोकैरियोट आपका डीएनए कैसा है? हमारा डीएनए एक है, 2 स्ट्रैंड वाला है, सर्कुलर है, और हमारे डीएनए साइटोप्लाज्म में है क्योंकि हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, हमारे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हमारे अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता, और हमारा डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा डीएनए नेकेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। हमारी डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन नहीं करते क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते। इसका मतलब यहां क्रोमोसोम में सिर्फ 3 चीजें हैं। तो यहां पर आपकी 3 चीजें हैं क्रोमोसोम में, डीएनए है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और थोड़ा सा आरएनए है। तो आप मुझे बताइए, यहां 3 चीजें हैं, यहां 4 चीजें थी। तो आप मुझे बताइए बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ट्रू है या फॉल्स है? बैक्टीरिया में ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, बैक्टीरिया में फॉल्स क्रोमोसोम मिलता है। बैक्टीरिया में फॉल्स क्रोमोसोम मिलता है।
बैक्टीरिया में ट्रू क्रोमोसोम नहीं मिलता। यहां क्रोमोसोम में सिर्फ 3 चीजें हैं, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। बट यहां पर 4 चीजें हैं। यहां यूकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोट में फॉल्स क्रोमोसोम है। बहुत बढ़िया मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से यही जोश आपको मेंटेन करना है। चलिए, अब यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब हम इसका एनसीईआरटी बूस्टर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब आप ऑब्जर्व करोगे सेल को अनियन पील में या फिर ह्यूमन चीक में माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो अनियन सेल होती है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है, जिसमें डिस्टिंग का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल डिस्टिंग सेल वॉल उसकी आउटर बाउंड्री है जो प्रेजेंट है, एंड जस्ट विद इन इट, और इस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर बाउंड्री सेल वॉल है और सेल वॉल से अंदर सेल मेम्ब्रेन है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। ह्यूमन चीक मतलब एनिमल सेल, और एनिमल के अंदर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। Cells of human cheek cells have outer membrane. Cells of outer membrane is a delimited structure. Cell wall is absent in. बच्चों, assertion आपका करेक्ट है, ठीक, कि ह्यूमन चीक सेल में सेल मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग लेयर होती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इसके अंदर नहीं मिलती। इसका मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों, जब क्लास खत्म होगी तो एक कमेंट करके हमारे सम्मान में जरूर बताइएगा कि हम आपको पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है। अरे दीवाने, ये मत बताना, वही गलती मत करना जो अब तक करता हुआ आ रहा है। कमेंट करके इतना बता देना कि लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया, मजा आया, फील आया। ये बच्चा सब एक एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, तो एक एक कमेंट करके सब जरूर बताएंगे कि आपको जो चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, ठीक। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contain chromosome, और क्रोमोसोम में है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक। सेल जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट है। सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट ए, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच कंटेन डीएनए, करेक्ट है। बी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड एब्सेंट इन यूकैरियोट, गलत हो गया। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ये आपका करेक्ट है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी ऑप्शन, क्या जाएगा? ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी ऑप्शन, बी को छोड़ के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, सॉरी, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, साइटोप्लाज्म तक हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है, साइटोप्लाज्म तक हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है, यहां तक हम आपको पहुंचा पाए हैं। अब आइए एक बार पूरे का रिवीजन कर लें। सबसे पहले आपको बताया था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है। तो मोहब्बतें मूवी में सिर्फ ये एक चीज अच्छी थी, बाकी स्वेटर डाल के पियानो लेके मत निकल पड़ना, ठीक है, कि वो आ रही है वहां से भागती हुई, वो आ रही है, तोड़ दो ये बंदिशें, दौड़ जाओ और हासिल कर लो अपनी मोहब्बतें। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले। अरे दीवाने, इन चीजों से दूर रहना,
सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है। आईज ऑफ मदर हैव मोर स्टोरीज देन बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स। मम्मी की जो आंखें हैं उनमें जो स्ट्रगल है, जो सिंसियरिटी है, जो मेहनत है, जो तपस्या है, जो स्ट्रगल है, जो एक्सपीरियंस है, जो कहानी है आपकी परवरिश की, ऐसी कहानी किसी बेस्ट सेलिंग नॉवल में भी नहीं मिलेगी। बिगड़ना मत, जो गलतियां लास्ट ईयर की वो मत करना। अब पूरे का रिवीजन करो, पूरे का रिवीजन करो, एक साथ पूरे का रिवीजन करो, ठीक। सेल फंडामेंटल यूनिट है, ठीक। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। मेरा शरीर जो बना है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल है, और मेरा जो शरीर फंक्शन कर रहा है ऑर्गन सिस्टम की वजह से उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल है। न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला कंटेंट साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर बोला प्रोटोप्लाज्म। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल विदाउट सेल वॉल। सेल एब्सेंट है तो मतलब इनएनिमेट, सेल प्रेजेंट है तो मतलब एनिमेट, ठीक। ऑर्गेनिज्म बना हुआ है सेल से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं। दो तरह के हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यहां एक सेल प्रेजेंट है, यहां मैनी सेल प्रेजेंट है। यहां अमीबा, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, ठीक। यहां पर इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये जो भी एसेंशियल फंक्शन है लाइफ के उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की थी, जो कि प्लांट सेल थी जिसका नाम है कॉर्क, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। लिविंग सेल एंटन वेन ल्यूविनुक ने डिस्कवर की थी। बैक्टीरिया डिस्कवर किया, उन्होंने प्रोटोजोआ बताया, आरबीसी बताया, लिखना नहीं सिर्फ बैक्टीरिया लिखना। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया। सेल की स्टडी करना इजी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। इसके हैंड रिटन नोट्स लेक्चर के जस्ट बाद आपको ऐप में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। उसमें मैंने साइटोप्लाज्म वाला पार्ट भी लिख दिया था, लेकिन वो भी हमारा कवर नहीं हुआ है, 2 लाइन लिखती है। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्केलेटन एंड श्वान, 1838-1839, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट। इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया, इन्होंने एनिमल पे भी किया था और प्लांट पे भी किया था। इन्होंने बताया कि प्लांट्स बने होते हैं सेल्स के, और सेल्स बनाते हैं टिश्यू। इन्होंने बताया कि एनिमल की चारों तरफ एक थिन लेयर मिलती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। अभी जाना मत, रिवीजन प्लानर दूंगा, रिवीजन प्लानर। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट एनिमल बने हुए हैं सेल्स के, और सेल्स के प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं टिश्यू। अभी रिवीजन प्लानर लेके जाना है, अभी मत जाना। ड्रॉबैक, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। इसका एक्सेप्शन है वायरस। सेल थ्योरी की बातें वायरस पर लागू नहीं होती। रडल्फ वर्चो ने 1855 में सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और बताया कि कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन से बनती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। प्लांट मतलब अनियन पील सेल, ह्यूमन चीक मतलब एनिमल। इसकी आउटर लेयर है सेल वॉल, इसकी आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, और आउटर लेयर को बोलते हैं डीलिमिटिंग लेयर। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और जो क्रोमोसोम है वो आपका कवर्ड है, जो डीएनए है वो आपका कवर्ड है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को छोटा करके बैठाना है ताकि वो स्पेस कम घेरे, ठीक। तो डीएनए कैसा मिलता है, डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर डीएनए है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए को छोटा करने में मेन रोल होता है हिस्टोन प्रोटीन का। छोटा मतलब है कि स्पेस कम घेरे, पैक हो जाए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, और इस डीएनए की पैकेजिंग में थोड़ा बहुत रोल नॉन हिस्टोन प्रोटीन का होता है, वो एसिडिक होते हैं। और डीएनए के साथ थोड़ा थोड़ा हमें आरएनए भी मिलता है, और इस पूरे को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो हमारे अंदर ट्रू क्रोमोसोम मिलता है। प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है, ये प्रोकैरियोट की सेल है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियोलस है, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता। इसका जो डीएनए है वो सिंगल है, डबल स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, नेकेड है। और यहां डीएनए की पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, यहां सिर्फ 3 चीजें हैं, डीएनए है, थोड़ा आरएनए है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब यहां फॉल्स क्रोमोसोम है। ये आप मान लीजिए डीएनए के साथ थोड़ा सा आपका क्या है, आरएनए है, ठीक। यहां डीएनए
के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, डीएनए नेकेड है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ये हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको दे रहा हूं रिवीजन। देखिए, रिवीजन प्लानर। आज है थर्सडे, थर्सडे को हमने पढ़ा लेक्चर 1। आप घर पर जाइएगा और 1 आवर लगा के इसको पढ़िएगा। फिर हम फ्राइडे को पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 को भी आप 1 आवर लगाइएगा, प्लस लेक्चर 1 का रिवीजन करेंगे आप 30 मिनट में, ठीक। और सैटरडे को मैं आपको कराऊंगा लेक्चर 3। लेक्चर 3 को आप 1 घंटा लगाएंगे, प्लस लेक्चर 2 को उस दिन 30 मिनट लगा के पढ़ेंगे, और उस दिन लेक्चर 1 को 15 मिनट लगाकर पढ़ेंगे, ठीक। अब आप देखिए, आपने लेक्चर 1 1 घंटे में पढ़ा, तो फ्राइडे आप 30 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे और सैटरडे आप उसको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक। संडे को आप लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 को 30 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। मंडे को आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को सिर्फ 15 मिनट पढ़ के आएंगे। ट्यूसडे को आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे को नो। और वेडनेसडे को L1, L2, L3 क्लास में आने से पहले 15 मिनट्स आप पढ़ के आएंगे। ये मैंने आपको पूरे वीक की दवाई दी। इस तरीके से मैं आपको हर वीक बताऊंगा, जैसे लेक्चर 4 आएगा, लेक्चर 5 आएगा, लेक्चर 6 आएगा, तो L1, L2, L3 किस तरीके से रिवाइज करना है, पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपने इतनी डिसिप्लिन बनाए रखा, कोई स्पैमिंग नहीं करी, ठीक है। एक आधे ने जिसने स्पैमिंग की होगी, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतने पेशेंस से आपने लेक्चर को सुना, इतने डिसिप्लिन से आपने लेक्चर को सुना और हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट क्लास इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया, आगे आगे और मजा आने वाला है। आई होप कि आपको पहली क्लास में ही मेरे साथ ट्यूनिंग सेट हो गई होगी, ठीक है, और आपको बहुत मजा आया होगा। धीरे धीरे क्लास का नशा बढ़ता गया, आपको सब कुछ मिलेगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट मिला, शॉर्ट नोट्स मिले, ठीक। अब इसके हैंड रिटन नोट्स क्लास के साथ ऐप में आपके पास आ जाएंगे, और शाम को 5 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। इस पूरे लेक्चर का रिवीजन करोगे सिर्फ 5 मिनट्स में, सिर्फ 5 मिनट्स में इस पूरे लेक्चर का रिवीजन करोगे शाम को। कभी भी जब सोने से पहले वीडियो ओपन कर लेना और 5 मिनट देख लेना। अगर 2x पे देख लिया तो 3 मिनट में पूरा 1 घंटा 45 मिनट का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रुपेश चौधरी। 13 से 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। पीडब्ल्यू के अंदर मुझे तीसरा साल चल रहा है। उससे पहले मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुका हूं जहां आपने नाम सुना है, ठीक। ऑनलाइन में आने से पहले मैं कोटा में पढ़ाता था, ठीक। मैं एक सामान्य सी बॉटनी की फैकल्टी हूं पीडब्ल्यू में। यह है मेरा इंट्रोडक्शन, और आपको बॉटनी में फुल में से फुल मार्क्स दिलवाने की कैपेबिलिटी रखता हूं। इस साल भी आप देख लीजिएगा, वीडियो डली हुई है, जो पढ़ाया वहीं से आया पूरा का पूरा, ठीक है। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू।